हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेशन। आज हम बिल्कुल ब्रांड न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का। इससे पहले हमने काफी चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। हम डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड वी हैव स्टार्टेड द पैराबोला, वी हैव स्टार्टेड द परमुटेशन कॉम्बिनेशन। सो कीप वाचिंग दोस लेक्चर और आज हम बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करते हैं। फाइन। सो बाइनोमियल थ्योरम में हमारे पास वी हैव many things to discuss, or JEE Advanced or JEE Mains point of view, or even your NDA point of view. It's a very important chapter. So let's start with it. फाइन। देखो, लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस कि पहले है क्या बाइनोमियल एंड देन वी विल कम टू द मेन पॉइंट्स जहां से हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। फाइन। सो इंट्रोड्यूसिंग टू बाइनोमियल थ्योरम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पॉइंट होगा व्हाट इज बाइनोमियल है क्या। तो बिफोर कमिंग टू द मेन दिस प्री रिटन थ्योरी वट एवर, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। बाइनोमियल में हमारे पास दो डिफरेंट टर्म्स होती है और उनके एडिशन मतलब ऑब्वियसली बात है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यही चीज हम लेंगे। दो टर्म्स होती है डिफाइन ऐड सब्ट्रैक्शन से है, ना कि मल्टीप्लिकेशन से। तो फाइन, दो टर्म है, जैसे मैं अगर एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई ले लूं, या फिर अगर मैंने कुछ और ले लिया, सपोज रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स। वैसे तो भले ही इसमें जो वेरिएबल है यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, लेकिन रूट एक्स और वन बाय रूट एक्स अपने आप में दोनों ही डिफरेंट, मैं कह सकता हूँ, टर्म्स है। ये इस जैसी नहीं है, ये अलग है। और इनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन वट एवर, उसके बाद उसकी पावर्स को हम डील करते हैं। चलो बाइनोमियल में तो मैं एक चीज वैसे ही कहूंगा, उसके बाद हम पावर्स की बात तो बाद में देखेंगे, दैट्स अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। बट बाइनोमियल वी हैव टू डिफरेंट टर्म्स, वी हैव टू डिफरेंट टर्म्स। ये मेक श्योर करने की बात है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू डिफरेंट टर्म्स। ठीक है भाई। उसके बाद अभी हम इसकी पावर करते हैं, वट एवर, पावर वन, पावर टू, पावर थ्री, उसको कैसे डील करना है। अब जैसे अगर मैं बात करूं, आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, ये एक आपकी ट्राइनोमियल है। इसकी पावर को डील करना, वी आर नॉट लुकिंग इनटू दिस चैप्टर, बाकी बात वो अलग है। वी ऑब्वियसली गोइंग टू डिस्कस द ब्रीफ ऑफ द मल्टीनोमियल थ्योरम, इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ योर, आई कैन से, सिलेबस। वो डिस्कस करेंगे, बट द चैप्टर होल इज ऑल अबाउट द बाइनोमियल थ्योरम, जहां पर हम प्रॉपर बाइनोमियल एक्सप्रेशन, मैं एक्सप्रेशन का टर्म यूज करूंगा बिकॉज दो डिफरेंट टर्म जब भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दे मेक अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। उसकी पावर को हम डिस्कस करेंगे, वट एवर इट इज, विल दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। उसको डिफरेंट तरीके से, उसकी प्रॉपर्टीज एंड ऑल द थिंग्स, तो इसकी ही मतलब इर्द गिर्द में इसकी पूरी हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री, बट हिस्ट्री तो नहीं, बट यस, इसका पूरा मैकेनिज्म, इट्स ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो यहाँ पर लिखा कंसीडर टू टर्म्स ए एंड बी। देन अब देखो, आपको ये बेसिक बात आप क्लास 8 9th में पढ़ते आ रहे हैं कि ए प्लस बी का स्क्वायर, इवन क्लास 6 से पढ़ लेते हैं बच्चे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देन आपको ए प्लस बी क्यूब का ही फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी की पावर 4 ऐसा मेरे को लगता नहीं पड़ा है, बट इफ आई डिराइव ये ऐसा कुछ आएगा। ठीक है। यहाँ ये जो ए है, इसको ए की पावर 4 करो, एक ए एक्स्ट्रा लिखा है, दैट्स अ मिस प्रिंटिंग, बट ये ए की पावर 4 आएगा। फाइन। मेन बात इसमें क्या है कि यहाँ तक तो ठीक है भाई। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा आगे लेके जाऊं, अगर मैं आपको डिस्कस करूं ए प्लस बी की पावर 5, आप निकाल लोगे कैसे? आपको ए प्लस बी का स्क्वायर पता है और आपको ए प्लस बी का क्यूब पता है, तोड़ोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। बट गेटिंग इट, ये बहुत टीडियस वर्क है, बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, और आपको अगर कुछ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन वाली चीज करनी हो तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, क्वाइट ऑब्वियस। ठीक है। ठीक है, पूरा टर्म निकालना है तो वट एवर। तो एक, मैं कहूंगा कि वी हैव डिस्कवर्ड समथिंग अबाउट दैट, कि हम उसके कॉफिशिएंट्स के, इनकी पावर, ए की पावर क्या होगी, बी की पावर क्या होगी, कौन से टर्म में क्या होगा, वी हैव डिस्कस द मेथड। उसी में हम वही हम पढ़ेंगे एक बार कि बाइनोमियल थ्योरम में कैसे क्या करना है। ठीक है। तो इन जनरल ए प्लस बी की पावर एन, ए और बी आपके दोनों डिफरेंट टर्म हो सकते हैं। ठीक है। वेरिएबल आई डोंट केयर, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स मत। ठीक है, वो बात अलग है, हमको क्लब करके एक फॉर अ पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम एक एक्सप्रेशन ले। फॉर एग्जांपल, अगर a प्लस बी प्लस सी की पावर n को मुझे बाइनोमियल में तोड़ना है, तो a प्लस बी को फॉर अ टाइम बिंग आई कैन अज्यूम इट्स d, और d प्लस सी की पावर n लगा दूंगा। फिर बाद में उस d को a प्लस बी ही पुट करके मैं डील कर सकता हूँ। वो एक तरीका है दैट कैन बी यूजफुल इन सम क्वेश्चन, अकॉर्डिंगली आपकी सोच के हिसाब से भी डिपेंड करेगा। मल्टीनोमियल थ्योरम हम ऑब्वियसली गोइंग टू स्टडी कि कैसे क्या करना है। फाइन। ये बात है मल्टीनोमियल का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मत सोचना, देखो पावर कोई मैटर नहीं करती, पावर 2 3 4 है, वो किसी भी डिस्कस। मल्टीनोमियल मींस कि आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस फिर अब डब्ल्यू यू, बहुत सारे, मतलब आपके पास वेरिएबल तो नहीं कहूंगा, बहुत सारे आपके टर्म्स हैं जिनको आप ऐड कर रहे हो। मल्टी मींस मोर देन 2। इन दिस केस हम जो डिस्कस कर रहे हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल में 3 हो जाएंगे। दैट्स इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है। तो अब ये देखते हैं, तो इसमें एक बात लिखी हुई है, एज द पावर इंक्रीजेस द एक्सपेंशन बिकम लेंथी, डिफिकल्ट टू रिमेंबर एंड टीडियस टू कैलकुलेट। जो मैंने बोला एज इट इज, वी हैव रिटन इट ओवर हियर, यू कैन रीड इट एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है। नाउ
The binomial expression that has been raised to a very large power or degree can be easily calculated with the help of binomial theorem. तो कैलकुलेशन मतलब बाइनोमियल थ्योरम इन सच क्या है कि दैट्स अ पावर n अगर हम लगा दो मतलब a प्लस बी की पावर n का जो फॉर्मूला है वट एवर दिस इज दैट्स अ बाइनोमियल थ्योरम इसलिए क्योंकि दैट्स हैव अ वे दैट्स हैव सम लॉजिक बिहाइंड दैट दैट्स व्हाई इट्स अ थ्योरम रादर वी कॉलिंग अ फॉर्मूला ठीक है तो उस बाइनोमियल थ्योरम को देख लेते हैं भाई जब से हम बार बार बाइनोमियल थ्योरम देख रहे हैं अब उसको स्टडी करने का टाइम आई विल लाइक टेक सम टाइम उसके ऑब्जर्वेशन के लिए उसकी वे ऑफ लर्निंग के लिए मेरा इंट्रोडक्शन मेरा मोटिव इतना नहीं है कि आई जस्ट लाइक इंट्रोड्यूस इट फॉर यू और मैं आपको बता दूंगा कि यस दिस इज द जस्ट लर्न इट मग अप इट नो याद करवाना भी फर्ज है इट्स लाइक नाउ गोइंग टू सी दैट ठीक है तो यही लिखा है कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखो मैंने तब भी एक्सप्रेशन वर्ड यूज किया था दैट इज व्हाट आई वांट टू से क्योंकि एक्सप्रेशन इज लाइक समथिंग आपके पास एक है x प्लस ए ठीक है यहाँ सच में पावर ले सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्योंकि ये एक टर्म है ये एक टर्म है उसका मतलब ना फिर इसकी पावर को n मैं जैसे डिस्कस कर रहा हूँ दैट्स आल्सो बाइनोमियल डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट वे ठीक है यहाँ देखो x प्लस वाई लिया फिर आगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिया है उसकी पावर 3 माइनस एक्स की पावर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर और एक्स क्यूब प्लस 1 का लाइक क्यूब रूट विद रेसिप्रोकल उसकी पावर n ठीक है तो ये सारे बाइनोमियल के हैं क्योंकि दोनों टर्म आपस में अलग है आपस में अलग होने के लिए कोई भी एक फैक्टर हो सकता है समझ रहे हो ठीक है कई केस में हम डायरेक्टली क्लब कर सकते हैं वी कैन रिड्यूस फ्रॉम इट ट्राइनोमियल टू बाइनोमियल और लाइक 4 है तो 4 से हम 2 पे रिड्यूस करें व्हाटएवर वो हमारा लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक पर्पसली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की बात होगी बट यस इफ द टू टर्म्स आर डिफरेंट एटलीस्ट वी कैन डिफाइन देम एज अ बाइनोमियल ठीक है कहने को तो x प्लस टू है इसको मैं ट्राइनोमियल बना सकता हूँ x प्लस वन लिख लूँ भाई ये मेरी एक टर्म या फिर चलो अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो x प्लस थ्री ले लो थोड़ा कंफ्यूजन के लिए अगर आपको क्रिएट हो रहा है तो x प्लस टू प्लस वन कहने को बना सकता हूँ लेकिन क्यों भाई मैं इसको ऐसे लिख के बाइनोमियल के टर्म्स में डील कर लेता हूँ क्योंकि देखो वन टू से डिफरेंट है ये से डिफरेंट है वो बात अलग है तो डिफरेंट मीन्स डिफरेंट सिर्फ मैं आपको एक डिफरेंट की डेफिनेशन तो नहीं कह सकता बट एक डिफरेंट को बता रहा हूँ कि किस केस में हम क्या डिफरेंट ले सकते हैं ठीक है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना फाइन ये है हमारे पास इन द थ्योरम लाइक आई विल इंट्रोड्यूस यू लेट n बी अ नेचुरल नंबर एंड x ओके बी एन एनी रियल नंबर देन ठीक है x प्लस ए फाइन ए का कांस्टेंट ले लिया हमने x प्लस वाई की पावर n भी डिस्कस कर सकते हैं मैं आपको x प्लस वाई की पावर n बताऊंगा ठीक है ऑब्वियसली लाइक मैं x प्लस वाई ले रहा हूँ उसकी पावर n तो मैं ये आपको यहीं लिख के दिखाऊंगा एंड देन आई विल शो यू द प्री रिटन थ्योरी वहां से फिर रेफर करके वी विल बी लाइक गेटिंग अ मच बेटर अंडरस्टैंडिंग देखो दो टर्म है मेरा कहने का मतलब जो बड़ा सिंपल सा है अगर मैं आपको x प्लस वाई भी ना बोलूं तो मैं बोलूंगा फर्स्ट टर्म को जब भी मैं सेकंड टर्म से ऐड करूंगा ना भाई और फिर उसकी पावर को मैं मतलब आपस में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों डिफरेंट है ऑब्वियसली बात दे आर डिफरेंट टर्म उसकी पावर n तो उसका मैं फॉर्मूला जानना चाहता हूँ मैंने अपने इजी वे ऑफ राइटिंग या समझने के लिए फर्स्ट टर्म को x एज्यूम कर लिया सेकंड टर्म को y एज्यूम कर लिया ठीक है रट्टाबाजी नहीं करनी समझना है कि दो टर्म की पावर n को कैसे डिस्कस करेंगे तो सपोज वो मेरी x और y है अब मैं कैसे लिखूं आपको स्टार्ट करना है भाई पहले NC 0 से ठीक है इनिशियली यही आएगा पहले मैं सिर्फ एक कोफिशिएंट्स की बात करता हूं इनकी ताकि आपको समझने में आसानी रहे सेकंड जो टर्म आएगी उसमें NC1 आएगा थ्री थोड़ा और गैप दे लेते हैं क्योंकि लिखने में मेरे को आसानी रहे फिर मेरा NC2 आएगा फिर मेरा NC3 आएगा भाई फिर मेरा NC4 आएगा एंड सो ऑन लास्ट टर्म में NCN आएगा बहुत सारी चीजें इसमें ऑब्जर्व करनी है साइड बाय साइड या टाइम बाय टाइम जिससे हम प्रोसीड करेंगे आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स बट फॉर अ टाइम बिंग जहां मैं फोकस करवा रहा हूँ प्लीज फोकस अपॉन दैट पहली चीज फोकस करने के लिए है कि फर्स्ट टर्म में NC0 आ रहा है सेकंड टर्म में NC1 आ रहा है मतलब 0 स्टार्ट हो गया n तक जा रही है ठीक है एक चीज वैसे आपको ऑब्वियसली दिख रही है कि टर्म्स जो बनेगी वो n+1 बनेगी लेकिन आई विल डेफिनेटली ट्राई टू एक्सप्लेन यू सेपरेटली और सेपरेटली डिफाइन भी करूंगा तो डोंट वरी अबाउट इट बट ठीक है फॉर ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू n+1 टर्म्स को दिख रही है सबके कोफिशिएंट्स बता दिए मैंने मतलब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स एक्चुअली बता दिए एन कोई नंबर ही होगा ना भाई कि 3 4 5 क्या पावर ले रहे हो आप ठीक है x और y आपके मतलब एक डिफरेंट टर्म्स हो सकते हैं ठीक है वेरिएबल टर्म्स और व्हाटएवर कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है जैसे कि x प्लस ए आप देख रहे थे पीरियड थ्योरी में हमने एक ए को कांस्टेंट मान के लिखा है व्हाटएवर बट ठीक है मैं आपको एक फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की जनरल वे में डिफाइन करवाता हूँ अब देखो अगर आप देखते हो लाइक आई मस्ट से फर्स्ट टर्म क्या x सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मतलब एक बार तो वैसे लिख रहा हूँ कि इन सब का हमेशा इंट्रोडक्शन होगा अगर आपने ऑब्जर्व भी किया हो अगर मैं सिंपल आपको a प्लस बी का स्क्वायर या फिर चलो a प्लस बी का क्यूब देते हैं यहाँ से आपको ऑब्जर्व करना आसान होगा ठीक है यहाँ से आपको ऑब्जर्व करना आसान होगा स्क्वायर में थोड़ा सा मे बी यू गेट पजल्ड अप इन थिंग्स आप देखते हो a क्यूब आता है देन 3a² भी लिखते हैं देन 3ab² लिखते हैं एंड 3b³ लिख सकते हैं आप ऑब्जर्व करो फर्स्ट टर्म की पावर मैक्सिमम है फर्स्ट टर्म में और यहाँ 3 नहीं होगा सॉरी फॉर दैट 3 इन दोनों में होता है यहाँ नहीं होता फाइन ठीक है फर्स्ट टर्म की पावर मैक्सिमम है फर्स्ट सॉरी मतलब यहाँ
जब भी मैं फर्स्ट टर्म लिख रहा हूँ ऑफ दिस थ्योरम, उसके बाद रिड्यूस होती जा रही है और b की पावर इंक्रीज होती रही है। मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ कि b की पावर 0 है और यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि a की पावर 0 है, क्योंकि a की पावर 0 1 होता है ना, मैं लिख सकता हूँ, क्वाइट ऑब्वियस। ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब है कि यहाँ जो x की पावर आएगी वो n आएगी, और वो आई कैसे? n में से 0 को माइनस करो। ये जो n है ना भाई, ये जो मैं कहूँगा, देखो इस चीज़ को मैं मुझे नहीं पता बुकिश लैंग्वेज है, व्हाटएवर यू वांट टू से, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी हेल्प के लिए, अपनी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए इसको बोलूँगा अपर स्क्रिप्ट। ठीक है? मतलब ऊपर वाली टर्म को अपर स्क्रिप्ट कहूँगा, या फिर अपर इंडाइस बोलो, बहुत बढ़िया रहेगा। स्क्रिप्ट फिर छोड़ो यार, अपर इंडाइस। अपर इंडेक्स कह लो, चलो इंडाइस, इंडाइस तो क्या प्लूरल हो गया, ये लोअर इंडाइस हो गया। सी का, सी आपको पता है कॉम्बिनेशन वाला सी है, ये कुछ नया सी नहीं है जो हम एनसीआर पढ़ते थे। एनसीआर इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल, ध्यान होगा, लोअर इंडेक्स है। ठीक है, ठीक है भाई, तो अपर इंडेक्स है, लोअर इंडेक्स है, अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स करके मेरी एक्स की पावर आती है, यानी कि फर्स्ट टर्म की पावर आती है। ठीक है, ये है क्या, ये अपर इंडेक्स माइनस योर लोअर इंडेक्स है, नो प्रॉब्लम इन दैट। और भाई y के लिए अब कुछ नहीं करना, सिर्फ लोअर इंडेक्स देख लेना। यहाँ देख सकते हो y की, यहाँ मैंने लिख तो दिया है वैसे y, लेकिन y की पावर 0 होती है फर्स्ट टर्म में, तो ये क्या आती है, ये आपकी सिर्फ लोअर इंडेक्स आती है। तो जैसे ही मैं NC1 में आऊंगा, क्या आप बता सकते हो कि n की x की पावर क्या होगी? अरे बड़ा आसान, आपके लिए अपर इंडेक्स माइनस दिस और इसकी पावर 1, इसकी क्या होगी? यहाँ मेरा NC2, यहाँ मैंने लिया, इसको हटाओ, NC2 यहाँ ले रखा है, तो n-2 हो जाएगी, y की पावर 2 हो जाएगी, n-3 हो जाएगी, y की पावर 3 हो जाएगी, NC4 में आपकी x की पावर n-4 हो जाएगी और y की पावर 4 हो जाएगी। तो ऐसे आपके लास्ट टर्म में क्या होगा भाई, x की पावर 0 हो जाएगी, n-n 0 होता है, और y की पावर n हो जाएगी। बड़ा आसान नहीं था? ठीक है, तो यही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। एक बार इसको लिख देता हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, या फिर शायद मैं कोशिश करूँगा यहीं एक्सप्लेन कर दूँ, बट थोड़ा-सा मेसी ना हो जाए, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू बाय राइटिंग इट डिफरेंटली, ठीक है? बट स्टिल, अगर आप जैसे, जब तक हम इस स्लाइड पे हैं, आई वांट टू एक्सप्लेन यू फ्यू थिंग्स। मैं अपर इंडेक्स किसको बोल रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको बोला, लोअर इंडेक्स इसको बोला, ताकि आपके डेफिनेशन आपको समझाने में आसानी हो ना भाई। कुछ तो नाम देने पड़ेंगे, बिना नाम तो हम किसी पर्सन को भी नहीं पुकार सकते है ना। ठीक है, 10 लोग खड़े, ओए बोलूंगा तो पता नहीं, मतलब मेरा इंटेंशन तो किसी और को बुलाने का है सपोज, बट क्या पता कौन आए, कौन किसको सुने, क्या पता सारे सुने, मतलब वट एवर। तो समझ रहे हो ना, नाम देके ही चीजें डिफाइन होती है। मोर मोर वी डिफाइन और ब्रेक वाइज, जितना छोटी छोटी चीजों को हम डिफाइन करते चलेंगे, हमारे लिए उतना ही चीजें आसान होंगी समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए और सॉल्विंग के लिए भी। ठीक है, चलो ठीक है, दैट्स अ बेसिक ज्ञान। बट नाउ कम टू द पर्टिकुलर थिंग अगेन। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई, दो तीन चीज ऑब्जर्व कर लो x प्लस वाई की पावर n में, कि अब मैं जैसे स्टार्टिंग से इसकी लिखता हूँ, तो पहले तो NC 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनिशियल एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है, NC 0 स्टार्ट किया, वट एवर द n इज, पावर 5 है, 6 है, 7 है। पहली टर्म की पावर जो कि इसका हम x लेते हैं, मैं फर्स्ट टर्म भी लिख सकता हूँ, लेकिन वो इतना बड़ा लिख के थोड़ा मैं बेकार सा ही दिखेगा, इसलिए आई राइट कि x की पावर n-0। ठीक है, चलो मैं n-0 लिख देता हूँ आपके लिए, और y की पावर 0 मतलब लोअर इंडेक्स, प्लस NC1 x की पावर n-1, ठीक है, y की पावर 1। सिमिलरली चलो एक NC2 भी लिख देते हैं आपके लिए, x की पावर n-2, y की पावर 2, ये सारा मल्टीप्लाई है, एंड देन फाइनली वी हैव व्हाट, NCn, x की पावर n-n, एंड देन है y की पावर 0, सॉरी y की पावर n होगा ना, लोअर इंडेक्स। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म की पावर स्टार्टिंग में बहुत मैक्सिमम थी यार, कि मैक्सिमम जो पावर n है वही थी, उससे रिड्यूस होते होते लास्ट में 0 पे चलेगी, ऑब्वियस। y की पावर 0 से स्टार्ट किया, यानी कि सेकंड टर्म की पावर को 0 स्टार्ट किया, इंक्रीज होते होते वो n तक चलेगी। नंबर ऑफ टर्म इसमें हमने ऑब्जर्व करी, क्योंकि हमने देखा n से 0 स्टार्ट करे और n से n तक जा रहे, तो n+1 आएगी। और ये चीज आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, a प्लस बी स्क्वायर में आपकी 3 टर्म होती है, a प्लस बी क्यूब में आपकी 4 टर्म होती है, a प्लस बी की पावर 4 में आपकी 5 टर्म होती है, तो हमेशा एक एक्स्ट्रा होती है। ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो ये सब चीजें अब एक जनरलाइज तरीके से होगी। अब आपके पावर पावर 5 पूछे, 6 पूछे, आपको पूरा एक ऐसे ना भाई क्यूब क्यूब करके नहीं निकालना पड़ेगा, या फिर स्टेप बाय स्टेप करके निकालना पड़ेगा। a की पावर 10 को वैसे तो जब मैं कहूँ तो क्या, a क्यूब इंटू मतलब a प्लस बी का क्यूब प्लस इंटू a प्लस बी का क्यूब इंटू a प्लस बी का क्यूब और इंटू a प्लस बी करके ही निकालोगे आप, अगर आपको कुछ नहीं पता तो। बट आपको पता है तो यू कैन डू दिस यार, आपका आसान रहेगा। एक पर्टिकुलर टर्म पूछिए, कुछ भी पूछिए। अब इसमें हम सीरियल वाइज चलते हैं, यही तरीका है लिखने का। तो सब कुछ, अगर आपसे कोई पूछे कि थर्ड टर्म क्या होगी, तो ध्यान रखना थर्ड टर्म ये वाली होगी। कौन सी? अगर मैं इसमें आपको चीजें थोड़ी सी यही एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि बाद में ना, अगर मैं यही आपको बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व करवा देता हूँ, आपको बाद में चीजें समझने आसानी होगी। ठीक है, तो एक तरीका तो होता है कि लेट वी गो स्टेप बाय स्टेप, बट कुछ चीजें होता है ना कि ऑन द स्पॉट ही समझ ली जाए तो बेटर होगी। NC2 x की पावर n-2, y की पावर 2, तो ये होगी। ठीक है, थोड़ा वैसे आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि मेरे से अगर कोई 10वीं टर्म पूछ रहा है तो उसमें NC9 आएगा, बट मैं इसको एक जनरलाइज तरीके से डिफाइन करूंगा, एंड दैट आई वांट टू से इज कॉल्ड जर्नल टर्म। ठीक है भाई, जर्नल टर्म, समझ रहे हो इस चीज को? आई थिंक यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। जनरल टर्म, जनरल टर्म मींस, अगर मैं देखो थोड़ा सा और अच्छी तरह लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, चलो एक बार मैं आपको ना जनरल टर्म में TR ही लेके बताता हूँ, फिर मैं आई विल कम टू द बुकिश लैंग्वेज और व्हाट इज द बुक से। TR इज योर NC
लाइक देखो आर टर्म की बात कर रहे हैं, आपने पीछे भी देखा जब मैंने थर्ड टर्म की बात की यहाँ 2 आ रहा था और इसी ऑब्जर्वेशन से आप मेरे को बोल भी पाओगे कि 10th टर्म की अगर मैं बात करता हूँ 10th टर्म, तो यू कैन जस्ट ऑब्जर्वेशन से ही बता सकते हो कि एनसी 9 आएगा, एक्स की पावर आपका n-9 आएगा और वाई की पावर 9 आएगा। तो मेरे कहने का मतलब अगर यहाँ आर है, मतलब जो भी यहाँ जो भी है, जो भी लोअर में लिखा है, जो भी लोअर में लिखा है वो उसका -1 आएगा, ठीक है? और पावर तो आपको निकालनी आती है ना भाई, कि जो फर्स्ट टर्म है जिसको हम एक्स मान रहे हैं उसकी पावर n-r-1 और y की पावर आपकी e r माइनस 1 ही हो जाएगी। बट आप देखोगे दोज हु हैव स्टडीड अर्लियर किसी बुक में ये नहीं लिखा मिलेगा आपको। वो डिफाइन करते हैं टी आर प्लस 1। दिक्कत इसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू को जानबूझ के इंट्रोड्यूस किया कि भाई आप इस तरीके से ऑब्जर्व करो कि यहाँ जो लिखा होता है, ये एक जनरल चीज लिखी है, उसमें से एक कम करके लिखना होता है आपके, यानी कि एनसीआर जो यहाँ सॉरी, अब तो आपने एनसीआर लिख दिया, अब से एक बार ये लिख दिया तो सब कुछ हो गया। फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर और सेकंड टर्म की पावर यानी कि y की पावर r। यानी कि टी आर प्लस 1 किताबों में डिफाइन होती, कोई किताब खोल लो ये मिलेगा आपको, कुछ किताबों में ये भी लिखा मिल जाएगा जस्ट फॉर योर मोर अंडरस्टैंडिंग, बट एनसीईआरटी में ये लिखा है, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लिखा है और टी आर प्लस 1 टर्म डिफाइन करते हैं ताकि लुकेबल लगे, अच्छी लगे देखने में। आप देख सकते हो ना यार, ये देखो इसमें n माइनस आर आर दिख रहा है सीधा, ठीक है, एनसीआर दिख रहा है यहाँ n माइनस, ये इसको भी अगर आप खोलोगे तो n माइनस आर प्लस 1 बनेगा। चलो वट एवर, मैं कुछ उस पर जजमेंट नहीं करता, बट मेरा मोटिव जो है समझाने का है। मेरा मोटिव ये है कि कभी कोई आपसे T11 टर्म पूछे तो आप बोलोगे भाई कुछ नहीं है, यहाँ जो लिखा होता है उसमें से एक कम करना होता है, इस तरीके से समझो ना। ये ना तो ये फॉर्मूला याद करो, मैं कह रहा हूँ, मैं टिक कर देता हूँ लेकिन क्रॉस करूंगा तो आपको लगेगा कि गलत लिखा है, बट मैं तो कह रहा हूँ कि ना तो ये फॉर्मूला याद करो ना ये फॉर्मूला याद करो। आप ऐसे समझो यहाँ अगर T11 निकाल रहा हूँ तो एनसी, मतलब अगर आपको डिफाइन भी किया उसको बाद में देखेंगे, तो NC10 फर्स्ट टर्म की पावर n-10 और सेकंड टर्म की पावर 10। बड़ा आसान है, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पर टू अंडरस्टैंड द थिंग्स बेटर। अगर मैं लिखूं लाइक सपोज x प्लस 2 की पावर 50, मैं पूछूं आपको बताना है, अब ऑब्वियस सी बात है पहली थिंग सबको क्लियर होगी, नंबर ऑफ टर्म्स 51, वाई n की वैल्यू 50 है, नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होती है, बताया था ना a प्लस बी के स्क्वायर में 3 टर्म, a प्लस बी के क्यूब में 4 टर्म, तो सिमिलरली जब यहाँ 50 हो तो भाई 51 टर्म्स होगी। ये तो बड़ा बेसिक सा आपके लिए हो गया, पूरी जनता ने जो वॉच कर रही है आंसर कर दिया होगा, ठीक है। कमेंट में भाई टाइप भी कर दिया करो कि सर वी आर गेटिंग अंडरस्टैंड, मतलब आपको बड़े समझ आ रहा है कुछ। चलो एक काम करना, दोज हु आर वाचिंग दिस लेक्चर प्लीज राइट इन द कमेंट कि हाउ मेनी ऑफ यू गेट दिस 51 टर्म्स बिफोर हैंड, मतलब सबको समझ आ चुका है। यस टाइप कर देना, बस मैं कुछ नहीं कह रहा, जस्ट टाइप द यस इन द कमेंट यस, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि कितने लोग अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। एक बहुत बेकवास हो जाएगा, प्लीज टाइप कमेंट यस इन दिस कमेंट सेक्शन। चलो ठीक है फाइन, इसको मिटा देता हूँ, नो वरी अबाउट दैट। यस 51 टर्म में मेरा काम था आपसे पूछने का, जस्ट टेल मी 33rd टर्म, 33rd टर्म कैसी दिखेगी, 33rd 33rd टर्म कैसी दिखेगी सर? कैसी मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता आपने T33 पूछ लिया, मुझे नहीं पता TR प्लस 1 क्या होता है, मुझे इतना पता है सर। कहने की बात ये है कि यहाँ एक टर्म से मैं कम कर दूंगा, n की वैल्यू 50 दी थी सर आपने, 50C 32, और सर एक बार यही दिया था x की पहले 50 माइनस 32 जो कि 18 होती है, नो प्रॉब्लम, और y जो मेरे यहाँ इस केस में 2 है उसकी पावर 32, सर ये आ जाएगा आंसर। बस ठीक है, अगर x की वैल्यू दी हो पुट कर देना, निकाल देना। मुझे पता है 50 से 2 निकालना, एज सच नंबर फिजिबल नहीं, बहुत बड़ा नंबर आएगा, इतने ही वे में आपको ऑप्शंस या फिर आपका एक्सप्रेशन छोड़ सकते हो आप। x की वैल्यू दी हो उसको पुट कर लेना, अगर मान लो 2 ही दी हो तो ठीक है, आप आगे निकाल सकते हो, व्हाटएवर इट इज, एक फॉर्म में, मतलब एक बेस्ट रिड्यूसिबल फॉर्म में निकाल के छोड़ दो, नोबडी विल कट मार्क्स इन योर बोर्ड्स इवन। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यू हैव टू जस्ट मेंड योर आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। चीजें ठीक है, चीजें क्लियर है, फाइन, और तब तो सोचना भी नहीं। एक चीज और बोर्ड वाले को डाउट आ सकता है सर, क्या मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, मे बी आई से नो, क्योंकि आपको थोड़ा एक्सप्रेस करना पड़ेगा, उस केस में आप बस TR+1 लिख देना भाई, आपको पता है TR+1। अब इसको भी तो ऐसे मैं रट्टा बगा थोड़ी कह रहा हूँ, इसमें भी आपने TR+1 लिखा तो आप क्या लिखोगे, NC, इसमें से एक टर्म कम R, फिर क्या होता है x की पावर यानी फर्स्ट टर्म की पावर ये जो n-r और y की पावर, मतलब रट्टा तो इसका भी नहीं मारना, बस TR+1 लिख देना। फिर लिख देना अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू अबव फॉर्मूला या अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्मूला जो आपने ऊपर स्टेट किया है, अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन राइट T33 इज इक्वल टू NC32, ठीक है, और n आपको पता ही जैसे 52 इन केस एंड सो ऑन आप लिख सकते हो, ठीक है। तो लिखने का तरीका भी आ गया भाई, नो वरी। तभी मैं कहता हूँ सेशन फॉर द बोर्ड, एनडीए एंड एडवांस क्वेश्चन, लो से हाई लेवल तक के सब देखो यार। बोर्ड वाले ऐसा थोड़ी कि भाई बोर्ड वाले पर आई नो वेरी वेरी इजी एज कंपेयर टू द जेईई एडवांस और ऑल दिस एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बट व्हाई नॉट वॉच दिस, ठीक है। आप यार डेडिकेटेड प्लेलिस्ट जेईई एडवांस के पीआईक्यू वाली मत देखना, ये देख लो आप सीबीएसई के सैंपल पेपर वाली वीडियो देख लेना,
इट विल वेरी हेल्पफुल। ये इतने बड़े सेशन भी नहीं है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। 7-8 घंटे में आप वैसे भी एक लेक्चर पढ़ोगे, सपोज़ इसी का बायनोमियल का लगा लो, स्कूल में या फिर व्हाटएवर जहाँ बोर्ड की कोचिंग ले रहे हो। 7-8 घंटे में आपका 1-2 घंटे या फिर मैं कहूँगा डेढ़ 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा के आपका ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद वही अगर आपको नहीं जाना एडवांस में, मैं कुछ कह नहीं रहा, आप डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मत देखो एडवांस की, मतलब एडवांस की पीपीआई क्यों मत करो? जिनको देखना है, उनके लिए सारा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से कवर हो चुका है, और प्रैक्टिस एनहांस करने के लिए किताबें कर लेंगे, नहीं तो जेईई की डेडिकेटेड प्लेलिस्ट देख लेंगे। ये चीज़ें मैं वैसे ही बताता रहता हूँ आपको। यू कैन एवर आस्क मी एनी डाउट कि कैसे पढ़ना है, वो तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। यू हैव अ नंबर, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर। मैं नहीं तो आई विल लाइक गिव रिप्लाई टू समबडी कि ये टाइप करके बच्चों को भेज दो, ठीक है? बट पॉइंट ऑफ व्यू तो मेरा ही होगा ना भाई, मेरे को 1-2 शब्द बोलने में, 2 शब्द जानने में कोई ऐसा तो है नहीं मेरे घंटे खराब हो जाएँगे। लगभग डाउट्स क्या, मैं कहूँगा कि 1000 डाउट लिख लेता हूँ किताब में, घुमा फिरा के 10 लाख बच्चे भी होंगे तो उन हज़ारों डाउटों में से आएँगे। ये तो है नहीं 10 लाख बच्चे 10 लाख डाउट होंगे। 10 लाख डाउट होंगे लेकिन वो 1000 डाउट में से ही होंगे, ठीक है? फिक्स्ड डाउट, कॉमन डाउट्स होते हैं ना, डाउट क्या ही बनाओगे आप, ठीक है? बाकी देखो पर्सनल प्रॉब्लम एवरीबॉडी हैव, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, चलो ठीक है, फाइन। तो ये चीज़ थी भाई, मैंने आपको बहुत कुछ डिफाइन किया यहाँ पर। मेरा मेन मकसद था कि आपको जनरल टर्म डिफाइन किया। सेकंड थिंग इज़ दैट माय मोटिव इज़ टू डिफाइन यू हाउ टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, बायनोमियल थ्योरम एंड ऑल दिस थिंग। वीडियो मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबी अगर हुई या नहीं हुई, आई डोंट नो कि कितने मिनट की होगी, बट आई कैन फील कि 12 से 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है, ठीक है? ये मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ प्री रिटन में कि x प्लस a लिया है रादर ऑफ टेकिंग बाय। a को भी आप यार वेरिएबल मान लो, व्हाटएवर, आप बस आपको बस ये समझना है कि फर्स्ट सेकंड टर्म है। मेरे कहने का मतलब भाई x मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरी सेकंड टर्म। इस तरीके से डिफाइन करोगे, कभी भूलोगे नहीं, कभी कोई डाउट नहीं आएंगे, कभी कोई लिखने में, कोई आंसर निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, और एक्यूरेसी विल इंप्रूव, ठीक है? ये वही लिखा जो मैंने पहले बताया था, यहाँ बस मैं ऐसे दिखा सकता हूँ आपको 1-2 चीजें, ताकि आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और डीप डाउन और वाइडन हो जाए। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, मतलब कोएफिशिएंट्स, ठीक है? दिस इज लाइक x पावर n, a की पावर 0, वही सब जो मैंने बताया था आपको अच्छी तरह मैंने डिफाइन किया। डोंट वरी अबाउट दिस। नंबर ऑफ टर्म्स सारी मिला के n+1 होती है, यानी कि जितनी ही पावर होती है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होती है। किसी जनरल टर्म में निकालना है तो एक कम कर देना भाई कोएफिशिएंट के लिए, एनसीआर के लिए, और उसके बाद आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की पावर निकालना तो आता ही है। अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स इज द पावर ऑफ योर फर्स्ट टर्म, एंड लोअर इंडेक्स इज द पावर ऑफ योर सेकंड टर्म। किसका इंडेक्स? एनसीआर का इंडेक्स, ठीक है? सिंपल है भाई, मतलब जो आपका कोएफिशिएंट है उसका इंडेक्स, एनसीआर भी ना बोलूं तो, और जनरल कर दीजिए बिल्कुल आपके लिए, लाइक इट्स लाइक अ वेरी जनरल, आप कभी कोई गलती नहीं करोगे, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग आंसर और सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है? लिखने का तरीका यार प्लीज यू हैव टू लाइक थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस, या फिर आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बेसिक सा कर सकते हो। बाकी आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट दैट। x प्लस a की पावर n इज योर दिस ओके फाइन। यहाँ चलो एक मिनट, एनसीआर का चीज हम परमुटेशन पढ़ चुके हैं, बट स्टिल प्लीज लर्न दिस पर्टिकुलर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r। इसको भी मैं एक बार बता देता हूँ, दोज हु माइट नॉट हैव अटेंडेड द सेशन ऑफ परमुटेशन, कि यहाँ भी कुछ नहीं होता, पहले वाले ऊपर लिखते हैं n फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया n माइनस r का फैक्टोरियल, और फिर ये नीचे वाला r फैक्टोरियल। बस ये ठीक है, आपको मोस्टली आई अज्यूम कि सबको याद होगा, क्योंकि इन बुक्स आल्सो वी हैव परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर पहले और बायनोमियल बाद में, ठीक है? चलो, तो x प्लस a की पावर का जर्नल फॉर्म, हाँ, ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर, ठीक है? एंड कोएफिशिएंट, ये देखो कोएफिशिएंट्स है। कोएफिशिएंट और एक देखो 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो मैं कोएफिशिएंट इन जनरल टर्म बोल दूँ, एक मैं बोलूँ बायनोमियल कोएफिशिएंट। यहाँ एक वर्ड लिखा है बायनोमियल कोएफिशिएंट, मैं इसको भी डिफाइन करूँगा। बायनोमियल कोएफिशिएंट मीन्स वो आपसे स्पेसिफिकली C वाले पार्ट पूछ रहा है। जैसे मैं बोलूँ 15th टर्म का बायनोमियल कोएफिशिएंट, तो आप बोलोगे NC14 वाला, तो यही है। लेकिन अगर आप मैं ऑब्जर्व करूँ, जैसे x+2 वाला क्वेश्चन जो हमने लिया था पावर 50 वाला, अगर मैं 33rd टर्म बोलूँ, जैसे मेरा x वेरिएबल है इसके अंदर, मैं 33rd टर्म बोलूँ तो मैंने बताया था कि ये होगा 50C32 x की पावर 18 एंड 2 की पावर 32। तो इसमें कोएफिशिएंट क्या है भाई? x का अगर मैं बोलूँ, सिर्फ मैं x का कोएफिशिएंट बोलूँ, या मैं जनरल 33 टर्म का कोएफिशिएंट बोलूँ, तो मैं ये बोलूँगा कि ये वेरिएबल पार्ट है, तो कोएफिशिएंट ये हो जाएगा भाई। कोएफिशिएंट क्या होता है? एक कांस्टेंट टर्म जो मल्टीप्लाई में 50C32 और 2 की पावर 32। भाई x की पावर 18 बोल दिया तो बड़ा स्पेसिफिक कर दिया मैंने, इसका कोएफिशिएंट ये। मैं x नहीं बोलूँगा, क्योंकि x पता कैसे लिखा जाएगा? x into x की पावर 17 into 50C32, ठीक है? into 2 की पावर 32। तो उसमें ये पूरा कोएफिशिएंट होगा। कोएफिशिएंट का मतलब अगर मैं आपको वैसे समझाऊँ ना, जो जिसका पूछा गया उसके साथ में क्या मल्टीप्लाई है। तो अगर आपको जनरली बायनोमियल कोएफिशिएंट बोल दिया, तो उन्होंने बोल दिया बायनोमियल वाला ही पार्ट बताओ। इसमें कोई मैं ज़्यादा आपको कुछ सोचने के लिए बोल नहीं रहा। कोएफिशिएंट एक चीज़ का बोला गया है। जैसे मैं बोला गया कि वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है 33rd कॉम्प वेरिएबल, अब मेरे को पता है कि ये x वाला वेरिएबल है, तो ये कांस्टेंट टर्म ही है। साफ-साफ कांस्टेंट टर्म बोल दिया तो इसने पूछा ही कांस्टेंट टर्म है। वेरिएबल का कोएफिशिएंट पूछा है, तो मतलब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया। अब देखो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में ये पूरा है। x का बोल दिया तो भाई x की पावर 17 वेरिएबल को भी कोएफिशिएंट में इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है? वो चीज़ें मैं कोएफिशिएंट के डेफिनिशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। बाकी क्वेश्चंस में हम चीज़ों को देखेंगे। चलो, कोएफिशिएंट आपको डिफाइन है ये चीज़ें। एक चीज़ पीछे जो लिखी हुई थी, इफ
you have seen that is x plus y कह लो x plus a कह लो क्योंकि उसमें वहां लिखा है भाई a से ये कंफ्यूज मत करना a y है मतलब मेरी सेकंड टर्म है x मेरी फर्स्ट टर्म है पावर n वहां मैंने लिखा था समेशन में मैंने क्या लिखा है ncr x की पावर n माइनस r x की पावर n माइनस r और y की पावर क्या लिखा था भाई r ये तो मेरी जनरल टर्म ही तो है tr प्लस वन अब मैं r को कहां से लेके जाऊं जीरो से लेके इसलिए जा रहा हूं कि मेरी फर्स्ट टर्म में जीरो आता है लास्ट टर्म में कहां तक लेके जाऊंगा लास्ट टर्म में लेके जाऊंगा n तक तो इसमें आप देखोगे ना जब आप जीरो पुट करोगे आपको nc जीरो मिल रहा है मतलब फर्स्ट टर्म सॉरी फॉर द प्लस x की पावर आपको n माइनस क्या पुट करोगे देखो r आपका इस केस में जीरो है पहले टर्म में जीरो है और n हमेशा फिक्स रहेगा n तो n माइनस जीरो यानी कि n और y की पावर जीरो ऐसे करते करते लास्ट टाइम में जब आप r की जगह n पुट कर रहे होगे तो यानी कि nc n आ जाएगा आर की जगह n पुट करोगे तो n माइनस एन जीरो यानी कि चलो फिर भी मैं x की पावर जीरो लिख देता हूँ और y की पावर आर की जगह n पुट करोगे तो n तो सारी टर्म आ गई तो ये जो मैंने लिखा है ना समेशन की फॉर्म समेशन आपको पता है यार देखो समेशन कुछ नहीं होता व्हेन यू स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज जो यहाँ पर पुट कर रहे हो आप वैल्यू और इसमें जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है जैसे आर जीरो से स्टार्ट किया आर वन आएगा आर 0.1 कुछ नहीं आएगा मतलब इसके अंदर क्या है कि एक एक टर्म एक नेचुरल नंबर ऐड होता जा रहा है या फिर एक नंबर एक वन ऐड होता जा रहा है जीरो स्टार्ट किया माइनस से भी स्टार्ट कर सकते हो डिपेंड करता है कि आपका एक्सप्रेशन क्या है और रिप्रेजेंट क्या करना है तो ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है पूरी एक्सप्रेशन का इन शॉर्ट फॉर्म समेशन का मतलब एडिशन पहली टर्म लिखी उसका सेकंड टर्म से ऐड किया सेकंड टर्म लिखी मतलब वो आगे इन अ कंटीन्यूअस फ्लो आप ऐड करते चले गए लास्ट टर्म तक पहुंचे दिस इज अ वे ठीक है तो आई थिंक इट इज सफिशिएंट इन दिस लेक्चर बहुत कुछ हमने इंट्रोड्यूस किया मेन पार्ट इज द ऑब्जर्वेशन व्हिच वी हैव ऑब्जर्व्ड अ लॉट इन दिस लेक्चर आगे देखो भाई लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गोइंग टू बी कम जेईई मेंस जेईई एडवांस एनडीए पीवाईक्यूज एंड लॉट ऑफ थिंग इन पर्टिकुलर सेशंस में आएंगी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट वगैरह वो अलग चीज है जहां पर आपकी प्रैक्टिस को इनहेंस किया जाएगा डीप डाइव किया जाएगा obviously but yes keep watching keep learning this lecture we'll be meeting in the second lecture very soon now